संविधान कितनी तरह का हो सकता है? तो संविधान जो है आपका, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने जाना ज्यादातर तो लिखित होता है। और लिखित के अलावा अन्य कैसा संविधान हो सकता है? तो लिखने यानी कि संकलन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संकलन के आधार पर संविधान दो तरह का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। कैसा हो सकता है? लिखित संविधान हो सकता है। ज्यादातर देशों के संविधान कैसे होते हैं? वो लिखित होते हैं। यानी ये किस फॉर्मेट में होगा आपका? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी तरह के संविधान कैसे हो सकते हैं? वो होंगे अलिखित, अनरिटन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। तो भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो लिखा हुआ है वो लिखित, और जो लिखा हुआ नहीं अलिखित। क्या सच में यही अंतर होता है? इस पैमाने से आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड से आगे का सोचेंगे। अभी आज आप समझ पाओगे। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, जैसे कि आपका उसमें सिविल सर्विसेज में यूपीपीसीएस 2019 में स्टेटमेंट आया। तो स्टेटमेंट ये था कि उसमें एक आपका कथन लिखा हुआ था कि सभी देशों के संविधान में कुछ ना कुछ लिखित रूप अवश्य होता है, यानी कि कुछ ना कुछ रिटन फॉर्म में जरूर होता है। इस स्टेटमेंट को आप क्या बोलेंगे, राइट और रॉन्ग? आप कहेंगे भैया इसके बारे में राइट और रॉन्ग से कहने से पहले हमको ये विचार कर लेना है कि कभी भी संविधान पूर्णतः अलिखित नहीं हो सकता, कंप्लीटली अनरिटन नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ होता है। यानी अलिखित संविधान भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ ना लिखा गया हो। बात क्लियर है? अब समझेंगे इसको, अलिखित और लिखित संविधान में क्या अंतर होता है। देखो, लिखित संविधान में क्या होगा, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसमें जो रिटन पोर्शन होता है, जो लिखित अंश होता है वो ज्यादा होता है। रिटन पोर्शन क्या होगा इसमें? ज्यादा होगा, ठीक है। और जो अनरिटन पोर्शन होगा, अलिखित अंश जो होगा वो कम होगा। तो ज्यादा क्या है? लिखा हुआ। अब जैसे कल मैं आपको बता रहा था अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 17। तो क्या वहां पर अस्पृश्यता को या उसके निवारण को एक्सप्लेन किया गया? नहीं, वो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में, अनटचेबिलिटी एक्ट में, अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट में उसको डिफाइन किया गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ तो नहीं लिखा हुआ है संविधान में, अन्य अधिनियमों की सहायता से उसकी व्याख्या भी की गई है, लेकिन ज्यादा अंश लिखा हुआ होता है। और किसी संविधान को हम अलिखित तब कहेंगे, क्या होगा जब? अनरिटन कब कहेंगे हम उसको? जब उसमें क्या होगा? अलिखित अंश ज्यादा होगा। बात को समझना, अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है। आज आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं जो पूछे गए हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा, चाहे सीडीएस में पूछा गया हो या आपका डीएसएसबी में पूछा गया हो, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया हो, इसी आज की क्लास पर आधारित होंगे। अलिखित अंश जो हैं वो ज्यादा होंगे। बात समझ गए? यानी कि अनरिटन पोर्शन जो है वो क्या होगा? मोर इन कंपैरिजन ऑफ रिटन पोर्शन, लिखित अंश की तुलना में ज्यादा होता है। तो यहां पे जो लिखित अंश है वो कैसा हो जाएगा? आप कहेंगे भैया अगर अनलिखित है, अलिखित है, तो लिखित अंश क्या होगा? कम होगा। यानी कि लिखा हुआ जरूर होता है। दुनिया में कोई भी संविधान ऐसा नहीं हो सकता जो ना लिखा गया हो। जैसे मैं आपसे पूछूं अलिखित संविधान किन किन देशों का है? दुनिया में मुख्यतः 5 देश आते हैं। अभी हम आगे चल के उसमें बात करेंगे, आज ही की कक्षा में बात करेंगे। लिखित संविधान हम बात करते हैं, उदाहरण भारत। अलिखित संविधान सिर्फ एक उदाहरण अभी के लिए ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान में क्या कुछ नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ ना, 1215 का मैग्ना कार्टा। वहां के राजा जॉन ने 15 जून 1215 को एक मैग्ना कार्टा जारी किया और उसमें वहां के नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया।
लेकिन ज्यादातर चीजें फिर भैया कैसे याद रखते होंगे, अलिखित है तो? सिर्फ परंपराओं से। जैसे मैं आपसे बात करूं, हम दिवाली पर दिए जलाते हैं, ये बात परंपराओं से चली हुई आ रही है या इसे आप लिखित रूप में देखते हुए आए हैं? या आपके घर में कोई ऐसी विशेष पुस्तक है जिसमें लिखित रूप में लिखा हुआ है और आपको पढ़ाया जाता हो, या फिर परंपराओं से है, प्रथाओं से है, रिचुअल से, कस्टम से? जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कहीं लिखा हुआ है या सिर्फ परंपराओं से है? तो जो सिर्फ कस्टम से हो, जो सिर्फ परंपराओं से हो, उसको बोलेंगे अलिखित। और जो लिखा हुआ हो उसको बोलेंगे लिखित। ठीक है? जैसे एक पिताजी थे, उनके दो बच्चे थे, ए एंड बी। उन्होंने कहा कि मेरे एक्सपायर होने के बाद में तुम दोनों अपनी संपत्ति को 60% और 40%, 60% और 40% में बांट लेना। ए के लिए उन्होंने बोला, फादर ने ए के लिए बोला कि तुम 60% रखना, तुम छोटे हो, और बी जो बड़ा वाला था उससे कहा तुम 40%। दोनों भाई एग्री हो गए, कोई उन्होंने कागज तैयार नहीं करवाया, ठीक है, और वो दोनों सहमति से तैयार हो गए। लेकिन अगर ये दोनों तैयार ना हो तो ये दोनों क्या बोलेंगे, भैया लिखित में आज कर लो इसको, इस पे तुम सहमत हो या नहीं हो। तो भविष्य में सिर्फ वो लिखित बातें काम करेंगी। छोटी सी बात, इतनी बात क्लियर है कि लिखित संविधान में हमेशा लिखित अंश ज्यादा होगा और अलिखित संविधान में अलिखित अंश। कभी ये तो नहीं बोलेंगे कि भैया अलिखित बिना लिखा हुआ होता है, होता जरूर है उसमें कुछ। ठीक है? दूसरी चीज, ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा बिंदु लिखिए। दूसरा बिंदु होगा कि लिखित संविधान जो होता है वो निर्मित होता है। लिखित संविधान, भाई जब लिखा गया तो किसी ना किसी के द्वारा लिखा जाएगा ना। लिखित संविधान जो होता है वो निर्मित होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड। लेकिन अलिखित संविधान, क्योंकि वो लिखा ही नहीं गया है तो वो निर्मित क्या होगा? तो यहां पे लिखेंगे जो अलिखित संविधान होता है यह विकसित होता है परंपराओं से, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। यह विकसित होता है। कैसा होता है? इट इज डेवलप्ड। इट इज डेवलप्ड, यह विकसित होता है। दूसरी बात समझ में आई। तीसरा बिंदु लिखिए। तीसरा बिंदु होगा लिखित संविधान के लागू होने की तारीख होती है। जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ, जरा बताइए। डेट ऑफ इनेक्टमेंट इसकी होती है। ठीक है? मतलब कि अगर हम बात करें, इंप्लीमेंटेशन डेट उसकी एक होगी। इंप्लीमेंटेशन डेट इज नेसेसरी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों ने बताया 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। चलो इतनी समझ है, कमाल की बात है। लेकिन जो अलिखित संविधान होगा उसके लागू होने की तारीख नहीं होती है, क्योंकि वो लागू ही नहीं किया गया, वो लिखा ही नहीं गया। तीसरा अंतर समझ में आया? चौथा अंतर होगा, चौथा अंतर क्या होगा कि यहां पर एकात्मक संविधान भी हो सकता है, संघात्मक संविधान भी हो सकता है, और अर्ध संघात्मक संविधान भी हो सकता है। यही वो टर्म है जो हमको समझनी है। सरकार या संविधान लिख लीजिए। संविधान तीनों में से कैसा भी हो सकता है, हो सकता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट इज यूनिटरी, मे बी यूनिटरी, मे बी फेडरल, और मे बी क्वासी फेडरल। जो संविधान लिखित होता है वहां पर सरकार एकात्मक भी हो सकती है, वहां पर सरकार संघात्मक भी हो सकती है, और वहां पर सरकार असंघात्मक भी हो सकती है। यानी संविधान की प्रकृति, उसका नेचर ऐसा हो सकता है। लेकिन अलिखित में हमेशा ये जरूरी होगा कि संविधान हमेशा यूनिटरी होगा, एकात्मक होगा। कैसी सरकार होगी वहां पर? यूनिटरी गवर्नमेंट होगी।
यूनिटरी गवर्नमेंट होगी वहां पर। चौथा अंतर। अभी हम इस बात को समझेंगे कि ये तीनों टर्म क्या हैं, एकात्मक, संघात्मक या अर्धसंघात्मक। अभी छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, भारत का संविधान इन तीनों विकल्पों में से कैसा है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आप क्या बोलेंगे, यूनिटरी है, फेडरल है और क्वासी फेडरल है? फटाफट से बताएंगे। सारे दोस्त आंसर करेंगे। सिर्फ कक्षा पे फोकस करना है, बाकी किसी चीज पर फोकस नहीं करना है। जिन साथियों के अन्य प्रश्न हो, पीडीएफ कहां पर मिलेगा? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा आपके हाथ पैर जोड़ करके आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं। मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखिए। पीडीएफ के लिए कल समझा चुका हूं, कल कहां पर पीडीएफ मिले। अगली बात करेंगे, जो लिखित संविधान होता है उसमें न्यायपालिका जो है वो शक्तिशाली होगी। ज्यूडिसलेचर, ज्यूडिशरी इज मोर पावरफुल। विधायिका की तुलना में न्यायपालिका। अब भारत का संविधान लिखित है तो भारत में शक्तिशाली कौन है, विधायिका या न्यायपालिका? इस पे भी बात आज ही करनी है हमको। यहां पे बात करेंगे जो अलिखित होगा। अलिखित संविधान में हमेशा ज्यूडिशरी, विधायिका, जो जुडिशरी है अलिखित में वो हमेशा कमजोर होगी, और विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर जो है वो हमेशा क्या होगा, पावरफुल होगा। लिखित और अलिखित संविधान का सबसे बड़ा अंतर यह है। अब हमने बात की थी कि सरकार या संविधान एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक हो सकता है। यानी अगली टर्म पर हम चलेंगे और एक प्यारा सा नोट बनाएंगे और लिखेंगे, संविधान देश की राज व्यवस्था को तय करता है। राज व्यवस्था को तय करता है। राज व्यवस्था को क्या करेगा, तय करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान, कल आप समझ चुके थे, हम इस पे बात कर चुके थे कल, संविधान क्या है, नियमों का एक संकलन है, और राज व्यवस्था क्या है, उन नियमों को प्रैक्टिस में लाना, व्यवहार में लाना राज व्यवस्था है। तो ये जो शब्द आया राज व्यवस्था, ये संविधान के द्वारा तय होता है। तो यहां पे हम बात करते हैं किस बारे में, कि राज व्यवस्था की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, राज व्यवस्था का जो नेचर है वो कैसा होगा, नेचर ऑफ पॉलिटी। तो प्रकृति या तो वो एकात्मक हो सकता है या एकात्मक हो सकती है, या हम बात करेंगे, पहले एकात्मक की बात कर लेते हैं। यानी यूनिटरी होने का क्या मतलब है, यूनिटरी गवर्नमेंट और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। एकात्मक संविधान या एकात्मक सरकार हम उसको कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट साथी हम उसको कहते हैं जहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण हो, शक्तियों का केंद्रीकरण हो, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो किसी एक जगह पर। शक्तियों का केंद्रण कहां पर हो, किसी एक जगह पर। क्या बोला हमने, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। कोई एक एग्जांपल आप बता सकते हैं किस कंट्री में ऐसा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स? ब्रिटेन, राजा, शक्तियां किसके पास में है, ब्रिटेन की महारानी या राजा के पास में, यानी कि राजतंत्र में शक्तियां हैं। फ्रांस, जापान, यानी कि शक्तियों का जो केंद्रीकरण होगा, अगर मैं यहां पर आसान से शब्दों में लिखूं कि सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करती है, सिर्फ एक सरकार, ओनली वन गवर्नमेंट यूज द पावर्स। सिर्फ एक गवर्नमेंट क्या करेगी, शक्तियों का प्रयोग।